इनके बीच में कम से कम इस सवाल पर तो मतभेद नहीं होना चाहिए कि भारत का मजदूर आंदोलन आज काफ़ी सारी समस्याओं संकटों का शिकार है। वो समस्याएं क्या हैं, वो चुनौतियां किस तरह की हैं, इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। उन समस्याओं को कैसे हल किया जाए इसके बारे में सबकी अलग अलग सोच हो सकती है और इसीलिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है कि तमाम संगठन जो अलग अलग काम कर रहे हैं उनके बीच में एक संवाद की प्रक्रिया शुरू हो, बहस मुबासा शुरू हो। हम सब लोग तो अपने अपने नज़रिए से इन चुनौतियों का, इस संकट का विश्लेषण करते हैं, उस पर बातचीत करते रहते हैं, आपस में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक दूसरे की आलोचना समालोचना भी करते रहते हैं। लेकिन क्या एक ऐसा मंच भी बीच बीच में क्या बन सकता है जहाँ पर अलग अलग संगठनों के अलग अलग धाराओं के लोग आकर एक संवाद में हिस्सा लें। इसी सोच के तहत ये सेमिनार रखा गया था और मैं कोशिश करूँगा कि और ख़ास तौर पर इसकी प्रासंगिकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि अभी हाल में पिछले 1.5 साल से जो हमारे बगल में मारुति का संघर्ष चल रहा है, जो निश्चित ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष है कई सारी वजहों से। एक तो वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर पे हो रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हो रहा है और पिछले कुछ दशकों के दौरान खासतौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर पूंजीवाद का बहुत ही एक अहम सेक्टर बन चुका है और हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ी मजदूरों की आबादी लाखों की संख्या में, दसियों लाख की संख्या में उस सेक्टर से जुड़ी हुई है और उस सेक्टर में जब भी कोई उथल पुथल खलबली मचती है तो पूरी पूंजीवादी व्यवस्था के लिए काफ़ी परेशानी पैदा होती है। इसीलिए आप देख भी रहे होंगे कि मारुति में जब संघर्ष होता है, बहुत सारे और भी मजदूरों के संघर्ष हुए हैं, उस पर जितना ज़्यादा पूंजीवादी कॉर्पोरेट मीडिया में चर्चा होती है उतनी आंदोलनों में नहीं होती। दूसरा, हमारे राजधानी के बिल्कुल बगल में है, मीडिया वालों के लिए बहुत आसानी होती है। एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिसके बीचों बीच में मानेसर का वो कारखाना है और एक बड़ा कारखाना है, अहम कारखाना है। गुड़गांव बेल्ट की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक मारुति के उद्योग पर भी निर्भर करती है। बहुत सारी वजहों से वो एक महत्वपूर्ण आंदोलन था और अभी उसके बाद हाल में जो एक घटना घटी जिसमें कि फैक्ट्री के अंदर हिंसा की वारदात हुई और उसमें एक मैनेजर भी मारा गया। उस घटना की तमाम सारी व्याख्याओं पे यहाँ पर समय नहीं है, इसमें नहीं रहूँगा। मैनेजमेंट और सरकार और कॉर्पोरेट मीडिया शुरू में जिस तरह से उसकी व्याख्या कर रहा था, उसके बरक्स वास्तविक जो स्थिति है, मजदूरों का जो पहलू है, कैसे कैसे वो घटना घटी, मेरे ख्याल से यहाँ पर मौजूद लोगों के बीच में उस पर ज़्यादा बहस नहीं होगी, इसलिए उस पर हम समय नहीं यहाँ पे जाएंगे। सवाल ये है कि उस घटना को लेकर जो विश्लेषण आ रहे हैं, जो उससे नतीजे निकाले जा रहे हैं, उसका हमारे मजदूर आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे लिए उससे क्या सबक निकलते हैं, ये हम लोग के लिए विचार का विषय है। तो इसी और उस घटना के बाद से यहाँ पर उपस्थित तमाम संगठन, कुछ संगठन जो इस आयोजन समिति में शामिल हैं, उसके अलावा और भी कई संगठन थे जिन्होंने साझा तौर पर उस घटना के बाद जो मजदूरों का दमन उत्पीड़न शुरू किया गया उसका विरोध किया, सड़क पर उतरकर विरोध किया। जितनी भी ताकत थी आज के दौर में मजदूर आंदोलन की, क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन की, उस हद तक उसका विरोध दर्ज कराया गया और इसी प्रक्रिया में ये बात निकल कर आई कि इस तरह के जो घटनाएं घटती हैं और उस पर हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, ये अक्सर हम देखते हैं कि कुल मिला जुला कर एक प्रतीकात्मक होकर रहता है, इसका हम कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता। ये भी कहीं ना कहीं अलग अलग संगठनों के दिमाग में दर्ज हुआ और मजदूर आंदोलन के सामने जो चुनौतियाँ हैं उसके संदर्भ में भी ये सवाल खड़ा हुआ होगा कि आखिर वजह क्या है। दिल्ली और इसके आसपास की पूरी औद्योगिक पट्टी जो है, जिसमें कि शायद इसका सटीक आंकड़ा तो किसी के पास भी नहीं होगा, भारत सरकार के पास भी नहीं है कि कितने मजदूर आबादी, लेकिन निश्चित तौर पे अगर दिल्ली, गुड़गांव, धारूहेड़ा, मानेसर, बावल, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ से लेके साहिबाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सबको मिलाया जाए तो करोड़ों की आबादी
और उसके थोड़ा थोड़ा दूर पर एक और आउटर रिंग जो बना हुआ है जिसमें बहुत सारे औद्योगिक पट्टे हैं। तो हमारी राजधानी के इर्द गिर्द ही इतना विशाल मजदूरों का सागर है, उसके बावजूद और कितने सारे संगठन इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई दमदार उपस्थिति नहीं बन पाती है किसी भी संगठन की। इसमें कोई हमें स्वीकार करने में कुछ नहीं होना चाहिए। कहीं भी हम कोई बहुत ही सार्थक हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं मजदूरों पर जब भी हमले होते हैं। तो इसकी क्या वजह है? निश्चित तौर पर ये भी हमारे दिमाग में होगा जब हम लोग मजदूर आंदोलन की चुनौतियों पर चर्चा करें। चूँकि संदर्भ मारुति संघर्ष का है, इसके यहीं से बात शुरू करते हैं। जो घटना घटी है 18 जुलाई को मारुति में, सबसे ताज़ा जो घटना है, निश्चित तौर पर भारत में ना तो पहली बार ऐसी घटना घटी है ना ये आखिरी होगी। जो हालात हैं, कम से कम दिल्ली के और आसपास बैठे हुए हर मजदूर साथी जानता होगा कि जिस तरह से फैक्ट्रियों में एकदम हड्डियां निचोड़ डालने वाला जो शोषण हो रहा है, जिस तरह का दमन और उत्पीड़न का माहौल है, जिस तरह से आवाज़ उठाने की सारी संभावनाएं खत्म कर दी गई हैं, सारे मंच खत्म कर दिए गए हैं। ज़्यादातर जगह ट्रेड यूनियन भी, नाम के लिए भी कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, जो है वो दलों के संगठन बन चुके हैं ज़्यादातर, जिनके पास मजदूर जाते हैं तो वो कमीशन खोरी के चक्कर में कि इतना सीधे यहाँ पे दलाली होती है कि इतना कमीशन दो तो हम तुम्हारा बकाया दिलवा देंगे या मालिक से पैसा दिलवा देंगे। अधिकांश जो स्थापित ट्रेड यूनियनें हैं उनके ज़मीनी स्तर पर जहाँ पे ये हालात हैं और कारखानों के भीतर एकदम घोटू माहौल है, ऐसे में निश्चित तौर पर ये घटना आखिरी नहीं होगी। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और ख़ास तौर पर तब जब कोई क्रांतिकारी विकल्प नहीं होगा मजदूरों के सामने। एक संगठित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई की कोई संगठन नहीं होगा, कोई आंदोलन नहीं मौजूद होगा, अंदर एक हताशा और निराशा जब घर करेगी तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। पर इसलिए ज़रूरी है कि इस घटना के सभी पहलुओं को अच्छी तरीके से समझा जाए और उससे क्रांतिकारी संगठनों के लिए और मजदूर कार्यकर्ताओं के लिए और हर जागरूक मजदूर के लिए जो नतीजे निकलते हैं उन पर ईमानदारी से और खुलकर विचार किया जाए, ताकि आगे हम अपने आंदोलन को कैसे मजबूत बना सकें इस पर सोचा जा सके। साथियों, ये जो घटना घटी है निश्चित रूप से इसको पिछले साल जो मारुति का आंदोलन चला था उससे काट कर नहीं देखा जा सकता। अलग से अपने आप में कोई घटना नहीं घटी। पिछले साल 3 चरणों में आप जानते ही होंगे, 4 जून से लेकर और 21 अक्टूबर तक 3 अलग अलग चरणों में मारुति के मजदूरों ने संघर्ष किया, बहुत जुझारू संघर्ष किया। पहली बार 13 दिनों तक कारखाने पे कब्जा करके उसके अंदर बैठे रहे। उसके बाद एक समझौता करवाया गया जिसमें मजदूरों को वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद मजदूरों को तय ही था कि दोबारा उनको सड़क पर उतरना ही पड़ा। फिर उसके बाद से मैनेजमेंट ने और भी आक्रामक तरीके से उनको दबाने की कोशिश की। अब वो अलग मुद्दे हैं, हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, सब लोग वाकिफ ही होंगे उससे। फिर जबरन तालाबंदी एक थोपी गई मैनेजमेंट की तरफ से और 33 दिनों तक मजदूर कारखाने के बाहर धरना देकर बैठे रहे, कारखाना बंद रहा। उसके बाद फिर एक समझौता हुआ जो कि निश्चित तौर पर फिर उस समझौते में मैनेजमेंट ने अपनी शर्तों को जबरन लागू करवाया और नतीजा फिर से कुछ ही दिनों के बाद मजदूर फिर कारखाने के भीतर बैठे, उसके बाहर बैठे। फिर लगभग 10-11 दिन तक कारखाना बंद रहा। 21 तारीख को जाकर फिर एक समझौता हुआ। वास्तव में उस समझौते में भी मजदूरों को ठोस कुछ भी हासिल नहीं हुआ था और उसके बाद से मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें की गई। निश्चित तौर पे कितना भी जापानी कंपनियां इस बात के लिए कुख्यात नहीं है पूरी दुनिया में कि मजदूरों को कुचलने के लिए, ट्रेड यूनियन के किसी भी तरह के कामों को कुचलने के लिए वो अपना नुकसान भी उठाने की हद तक चले जाते हैं। तो लेकिन फिर भी नुकसान उठाने की भी एक सीमा होती है, उनको भी अपना कारखाना चलाना था। पूंजीवादी संकट पूरी दुनिया में जिस तरह से बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का संकट जिस तरह से बढ़ रहा है, कंपटीशन के दौर में उनको कारखाना चलाना था, उत्पादन तो शुरू करना था। तो बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातें की गई
वेज रिलीजन किया जाएगा, ट्रेड यूनियन बनाने की छूट दी जाएगी, तमाम तरह की उस समय बातें की गई थी, ग्रीवांस कमेटी बनाई जाएगी वगैरह वगैरह। और उसके बाद से ऐसा दिखाया गया कि कारखाने के अंदर अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन निश्चित ही रूप से सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, जिसका नतीजा इतने एक उग्र विस्फोट के रूप में सामने आया जिसकी कल्पना मैनेजमेंट ने भी नहीं की होगी और किसी को भी उसका अंदाजा नहीं रहा। वो घटना कैसे कैसे घटी उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी विस्तार से सभी लोगों के सामने आ चुका है। मगर उस घटना के बाद से एक नज़रिया इस रूप में देखने को आ रहा है कि जैसे कि वो जो घटना घटी उसने मजदूरों के संघर्ष का जैसे कि कोई नया रास्ता दिखा दिया, या जैसे कि कोई कि इसने कि एक मजदूर आंदोलन में नया मोड़ ला दिया। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से ये एक गलत व्याख्या है। वो घटना अपने आप में उस घटना की आलोचना या निंदा या उसका समर्थन करने की कोई बात ही नहीं करती। वो मजदूरों का एक दबा हुआ असंतोष, आक्रोश था और मैनेजमेंट ने उनको बात किया। वो जब उनके ऊपर उनके अंदर लगातार दबाया जा रहा था, असंतोष भरा हुआ था, और उसके बाद से वहाँ पर जो सुबह से जो घटना चलती रही जियालाल के सस्पेंशन को लेकर, और उसके बाद से फिर जो अवसर बुलाए गए बाहर से, उन्होंने जो हमला किया, ऐसे स्थिति में मजदूरों को जो करना चाहिए था उन्होंने किया। उनको जवाबी कार्रवाई करनी थी, अपने बचाव के लिए भी उनको हमला करना था, लड़ना था, उन्होंने लड़ा, और उसकी निंदा या आलोचना या समर्थन करने का कोई मसला नहीं बनता है। सवाल ये बनता है कि वो घटना, वो मजदूर आंदोलन का कोई रूप नहीं था, वो मजदूरों का एक गुस्से का एक उग्र और अराजक विस्फोट था जो उस परिस्थिति में उनको उसके लिए बाध्य कर दिया। इससे लेकिन हम जब मजदूर आंदोलन की चर्चा करेंगे मारुति के संदर्भ में, तो हम पीछे से लेकर करेंगे कि ये स्थिति बनी ही पिछले साल से जो आंदोलन चल रहा था, जिसमें कि यहाँ पर उपस्थित तमाम सारे संगठन किसी न किसी रूप में उसके भागीदार थे, परिधि पर ही सही। उसके कोई भी हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उस संघर्ष में हम बहुत बराबरी से हिस्सा ले रहे थे। हम सब उसकी परिधि पे ही कहीं ना कहीं खड़े होकर उसके पक्ष में आवाज़ उठा रहे थे, उनकी मदद करने की हर चंद कोशिश कर रहे थे, और अपने अपने हिसाब से उसका कोई ना कोई स्टैंड ले रहे थे। लेकिन उस पूरे स्टैंड, उस वक्त जो स्टैंड रहा, उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो उस समय जो समस्याएं आई, जो मारुति के मजदूर आंदोलन का को जहाँ तक पहुँचना पड़ा, और वो जिन समस्याओं की तरफ इशारा करता है मजदूर आंदोलन की, उनको हम नहीं समझ सकेंगे। जैसे कि उस पूरे दौर में हम लोग का जो अनुभव रहा, हम लोग लगातार वहाँ पर मौजूद रहे बिगुल मजदूर दस्ता की तरफ से। उनके जो पहले चरण के दौर से लेकर उसके साथ हम उसको कहेंगे कि उस मजदूर आंदोलन के साथ हमारा उसका भरपूर समर्थन करते हुए, उसके पूरी मदद करने की कोशिश करते हुए, हमने उनकी जहाँ भी हमें कमियां और कमजोरियां लगी, उसकी हमने उनको आलोचना उनके सामने रखते रहे, उनको अपने सुझाव देते रहे, उनकी कमियों की तरफ इशारा करते रहे। उसकी तरफ विभिन्न वजहों से, वो भी थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा, कि ध्यान नहीं दिया गया, वो एक अलग बात है। जैसे कि हमारा मानना है कि वो जो एक आंदोलन था, वो एक बहुत ही संभावना वाला आंदोलन। मारुति के मजदूरों में उस कारखाने के चरित्र की वजह से जिस तरह की एक संगठित मजदूर आबादी वहाँ पर मौजूद थी, जो एक बहुत ही युवा मजदूर आबादी थी, जुझारू मजदूर आबादी थी, पूरे गुड़गांव के इलाके में मारुति की जो स्थिति है और उसके संघर्ष के प्रति आम मजदूरों का जो रूप था, उसके चलते अगर उस मजदूर आंदोलन को एक व्यापक मजदूर आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश की गई होती, तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा, और उसको जिस तरीके से कुचला गया, उसकी संभावना काफ़ी कम होती है। अब जैसे कि, लेकिन समस्या क्या थी? अक्सर इस बात की बात होती है कि मारुति के मजदूरों ने जो ट्रेड यूनियनवादी राजनीति थी उसको नकार दिया। निश्चित रूप से उन्होंने एक हद तक जो केंद्रीय मान्यता प्राप्त चुनावी पार्टियों से जुड़ी हुई, चाहे वाम या समाजवादी पार्टियों से जुड़ी हुई ट्रेड यूनियनें हैं,
उनके नेतृत्व को एक हद तक नकारा, लेकिन उन्होंने उसके विकल्प में जो नया ट्रेड यूनियनवाद पैदा हुआ, उन्होंने विकल्प क्या दिया? एक उनके भीतर से ही एक नए किस्म की ट्रेड यूनियन नौकरशाही ही पैदा हुई। पूरा आंदोलन ट्रेड यूनियनवाद के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे कि उन्होंने उस आंदोलन को बार बार, जो मारुति के मजदूर थे, उसकी उस समय की जो लीडरशिप थी, उनके दिमाग में ये जो चीज़ थी कि उनके सामने जो लड़ाई कितनी बड़ी है, चुनौतियाँ कितनी बड़ी हैं, उसकी एक समझ की कमी रही। बार बार इस बात की बात होती थी और आखिरी चरण तक इस बात की बात होती रही। उसके नेता बोलते रहे मंच से, और सीटू और एटा जैसी यूनियनों के नेता भी उसका समर्थन करते रहे कि मारुति में बैठे हुए कुछ जो फर्स्ट मैनेजमेंट के अफसर लोग हैं, वो दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ मिलकर चाहते हैं कि ये मारुति बंद हो जाए, जिससे कि उन कंपनियों को फायदा मिले, वगैरह वगैरह तमाम इस तरह की बातें। और पूरा उनका संघर्ष एक ऐसी कंपनी के साथ है, जापानी कंपनी के साथ, जो पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियनों के को कुचलने के लिए ऐसी जापानी कंपनियां बदनाम नहीं हैं। पूरी की पूरी आर्थिक नीतियाँ जिस तरह की हैं, हरियाणा सरकार नंगई से जिस तरीके से मजदूर आंदोलनों को कुचलने में सारे कारपोरेट घरानों की मदद करती रही है। बंसीलाल के समय से ही जिस तरीके से निवेशकों को बुलाने के लिए वादे किए गए, इसी शर्त पे उनको एक हरियाणा को आकर्षक निवेश स्थल बनाया गया कि यहाँ पे ट्रेड यूनियनों को कुचलने में पूरी मदद की जाएगी। और हरियाणा पुलिस बदनाम रही है और माहिर हो चुकी है इस काम। तो वो और हरियाणा का लेबर डिपार्टमेंट से लेके हरियाणा के मुख्यमंत्री तक जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला सुजुकी कंपनी के साथ वफादारी निभाते रहे हैं, उसको उसमें उनको ये समझना चाहिए था कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। भारत सरकार जिस तरह का रोल अदा कर रही है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक यूनियनों के खिलाफ माहौल बना हुआ है, सारी दुनिया में यूनियन अधिकार छीने जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारी लड़ाई इतनी सीधी सादी नहीं है कि हम एक कारखाने के मजदूर अकेले लड़कर उसको जीत लें। उस बात का हमने कोशिश की एहसास कराने की कि जब तक ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है या मजबूत बनाई जा सकती है जब हम इसको व्यापक बनाने की कोशिश करें। और उसकी ज़मीन भी है। जो मांगे मारुति के मजदूर उठा रहे थे, खासतौर पर यूनियन की मांगे, पूरे गुड़गांव, मानेसर, धारूहेड़ा, बावल सभी इलाकों में एक साझा मांग, बार बार गुड़गांव इलाके में यूनियन की मांग उठती रही, उसको लेके दमन होता रहा। एक जिस वक्त 2009 में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा मजदूर सड़कों पर उमड़ आए थे, मुद्दा शुरुआत वहाँ भी यूनियन से हुई थी। जिस तरीके से सारे कारखानों में एक भयंकर दमघोटू माहौल है, बाउंसरों का, गुंडों का जैसा आतंक है, सुपरवाइजरों का जैसा आतंक है, जिस तरीके से ज़्यादातर जगहों पे कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्करों से पूरी तरह काम कराया जाता है, तो एक सामान्य मांगे जो अलग अलग कारखानों के मजदूरों की नहीं, एक बनती है। निश्चित रूप से पूरे एनसीआर के मजदूरों की मांग बनती है, लेकिन वहाँ के उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही लगभग 10 लाख मजदूर उस इलाके में जब काम करते हैं और सभी जगह इस तरह की स्थितियाँ मौजूद हैं, इसी तरह की मांगे मौजूद हैं, तो अगर खास तौर पर मारुति के मजदूर इस बात को लेकर कॉल करते, आह्वान करते और उसके लिए सक्रिय प्रयास करते, उन मजदूर आबादी को अपने साथ जोड़ने की, एक व्यापक आंदोलन खड़ा करने की, तो निश्चित रूप से अब ये तो एक हम लोग कोई नजूमी नहीं है जो बता सके कि इतना होता, लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि उसको एक व्यापक समर्थन मिलता। कहने के लिए समर्थन बीच बीच में मिलता भी रहा। मजदूरों के दबाव में ये सीटू और एटक और एचएमएस इनकी कोई मंशा नहीं थी आंदोलन को व्यापक करने की, लेकिन मजदूरों का दबाव रहा है जो बीच बीच में जो साझा प्रदर्शन होते रहे हैं। वरना आंदोलन के कौन से मांगे आंदोलन के फॉर्म दिए कि मजदूर इसके विरोध में एक दिन खाना बिना खाए फैक्ट्री में काम करेंगे। ये कौन सा संघर्ष का फॉर्म है, हम लोगों ने पहली बार सुना। मालिक को चाहेंगे कि आप 7 दिन बिना खाए काम करिए, बिना तनख्वाह के काम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के बहुत ही नपुंसक किस्म के फॉर्म ये सीटू और ये सारी यूनियनें वाले अपनाने की कोशिश करते रहे। मजदूरों का दबाव था जो उनको बीच बीच में रैलियां निकालनी पड़ी और उसमें भी
यूनियनों के इससे जुड़े हुए जो मजदूर थे वो आते रहे, अपनी पैर पर आते रहे, लेकिन एक बहुत बड़ी जो लाखों की मजदूर आबादी थी, जो कॉन्ट्रैक्ट, ठेका, कैजुअल पे काम करने वाले मजदूरों की आबादी थी, उसको जोड़ने की सक्रिय कोशिश नहीं की। हम लोगों ने अपने तौर पर कई बार पर्चे भी निकाले, सभाएं, हमारी एक छोटी सी टीम वहाँ पर मौजूद थी, और उसका जो छोटा सा अनुभव रहा उससे हम जानते हैं कि मजदूरों को उसका समर्थन था उसके पक्ष में, अगर उसको मोबिलाइज करने की कोशिश की जाए। दूसरी बात, जैसे कि एक जो फॉर्म निकल रहा है उसका स्वागत किया है। निश्चित तौर पर मजदूरों के अपने की ये कोई और संगठन का फर्ज बनता है कि उसकी कमियों को बता दी, जिसमें से कुछ लोगों को हमारे ही कुछ साथी एक मजदूर आंदोलन में जैसे क्रांतिकारी नेतृत्व पैदा हो गया हो, जो कि कहीं दिशा दिखाएगा, सोनू गुज्जर जैसों को कंधों पर उठाए हुए घूम रहे थे, उनकी कमियों को जो पूरी आम मजदूर आबादी से जिस 3 बार लिखित पत्र 3-3, 4-4 इसके देकर पर्चे बांटकर मजदूर कितना हो सकता था, नहीं हो सकता था, ये सारी चीज़ें अब तो उसका अंदाजा ही लगाया सकता है। लेकिन हमारा जैसे जुझारू तरीके से लड़ते हैं तो मजदूरों के क्या उनका फर्ज केवल ये बनता है कि किनारे खड़े होकर ताली बजाएं, वो भी कर रहे हैं उसकी वाह वाह करें ना करें। एक सच्चे दोस्त का क्या किसी, अगर हम के सच्चे दोस्त मजदूर वर्ग के सच्चे हितैषी हैं, तो उसका सच्चे दोस्त का फर्ज क्या बनता है कि अपने दोस्त की जहाँ पे कमियां हैं उसको बताया जाए, अगर उसको नहीं समझता है तो उसके साथ संघर्ष किया जाए। संघर्षों से एकता बनती है, ये बात हमारे शिक्षक हमको बताते रहे, और हम वहाँ पर किनारे खड़े होकर केवल ताली बजाते रहे तो हम किस तरह के दोस्त बनते हैं। उस समय बहुत सारे संगठनों ने बिगुल मजदूर दस्ता पर आरोप लगाया कि आप मजदूरों को हतोत्साहित कर रहे हैं, यानी कि मजदूर अगर कहीं गलतियां भी करें और उन गलतियों की वजह से उनका आंदोलन किसी असफलता का भी शिकार हो तो उस समय उनको गलती करने दिया जाए, और जब उस असफलता का शिकार हो जाए तब उसकी मीन नहीं की जाए, जैसा कि अभी भी कुछ संगठन कर रहे हैं। समझते हैं कि इन चीज़ों पर हमें सोचने की जरूरत है। मारुति के आंदोलन ने ये इस बात को भी हमें इस पर ध्यान देना है। एक बहुत बड़ी जो असंगठित कैजुअल ठेका मजदूरों की आबादी है, जो एक एक कारखाने में नहीं पूरे व्यापक मजदूर इलाके में फैली हुई है, जो एक कारखाना केंद्रित संघर्षों की सीमा आज के दौर में समझ आ रही है। एक एक कारखाने के मजदूर अकेले लड़कर कितना जीत सकते हैं, उसकी सीमा को भी हमें समझना पड़ेगा। इस व्यापक मजदूर आबादी को कैसे संगठित किया जाए, कैसे उस जो संगठित मजदूर हैं कारखानों में उनके संघर्षों से कैसे जोड़ा जाए, वहाँ पर उस मजदूर आबादी को संघर्षों में उतारने के क्या मुद्दे होंगे, कौन से तरीके होंगे। पूरी दुनिया के पैमाने पर पूंजीवाद के शोषण के तरीके में जो बदलाव आए हैं पिछले 20-25 वर्षों में, उन्होंने जिस तरीके से मजदूर आबादी को बांटने में भूमिका निभाई है, उसको कैसे समझा जाए। इन सारे सवालों पर जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक मारुति आंदोलन उनको हम सही तरीके से समझ नहीं सकेंगे और उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे सकेंगे। धन्यवाद।